हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस बाय स्टूडेंट्स। अब फाइनेंशियल स्ट्रगल्स जो होते हैं सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स ही नहीं फेस करते, ये वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स फेस करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ खास नहीं होता, जो बहुत रिच फैमिली से नहीं आते, या मिडिल क्लास होते हैं या लोअर मिडिल क्लास होते हैं, लेकिन उनके मार्क्स अच्छे होने के कारण वो हायर एजुकेशन गेन करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हायर एजुकेशन गेन करने के लिए एलिजिबल तो हो गए, कॉलेज में भी चले गए, एडमिशन फ़ीस भी चलो दे दिया, फ़ीस कैसे भरोगे? फ़ीस की प्रॉब्लम आती है, बुक्स की प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जो ट्यूशन फ़ीस होता है और जो रहने खाने का खर्चा होता है, बेसिक नीड्स, उसको पूरा करते करते ही एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास या एक गरीब घर का बच्चा, उसको पूरा करते करते ही पूरा उसका समय निकल जाता है और यहाँ एकेडमिक्स रह जाता है पीछे। एकेडमिक्स से वो दूर चला जाता है, कैंपस लाइफ से दूर चला जाता है। तो आज हम इन सब के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ट्यूशन फ़ीस के साथ। तो ट्यूशन फ़ीस मतलब क्या होता है? ट्यूशन फ़ीस मतलब होता है आपके लेक्चर्स जो होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपके लेक्चरर्स, उसका फ़ीस, फिर आपके एजुकेशनल सर्विसेज का फ़ीस, लाइब्रेरीज़ का फ़ीस, वेरियस एजुकेशनल सर्विसेज का फ़ीस, ये सारा कुछ मिला के आपका ट्यूशन फ़ीस होता है, जो आजकल बहुत बहुत हाई जा रहा है और ये कम होने का या कम करने का कोई भी इंस्टीट्यूशन नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब ये ट्यूशन फ़ीस जो है कब हमको पे करनी रहती है? ट्यूशन फ़ीस जो है आपका इन द बिगनिंग ऑफ सेमेस्टर, या जो भी है साल के शुरू में, सेमेस्टर के शुरू में, या ईयर का अगर आपका है ग्रेजुएशन तो उसके शुरुआत में आपको पे करना होता है। बेसिकली साल शुरू होते ही या सेमेस्टर शुरू होते ही ट्यूशन फ़ीस की मांग शुरू हो जाती है, तो इसका प्रेशर बच्चों पे आ जाता है। फिर आते हैं ट्यूशन फ़ीस के बाद आपका आता है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में आता है आपका फूड, रेंट, ड्रेस, कॉपी किताबें, नोट्स एक्सेट्रा। अब बेसिक नीड्स की बात मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा जिसके मार्क्स अच्छे आए हैं वो अपने ही जगह में रहकर पढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो बाहर रहकर पढ़ेगा, क्योंकि आजकल महानगरों में, जो शहर हैं, उनमें बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो अगर बच्चा गांव से आ रहा है तो ये सारे इंस्टीट्यूशन में उसको एडमिशन लेना पड़ता है, जिसके लिए उसको रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, इनफैक्ट हर तरह का खर्चा इसकी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स को उठानी पड़ती है, या पेरेंट्स नहीं उठा पा रहे हैं तो बच्चों को उठाना पड़ता है। अब बच्चे कैसे उठाएंगे? बच्चे क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशंस में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देते हैं। पार्ट टाइम जॉब शुरू करने से नुकसान क्या होता है कि वो एकेडमिक्स पे उतना समय नहीं दे पाते। अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो उसी में या तो उनका सारा ध्यान चला जाता है, या तो उनकी सारी एनर्जी चले जाती है, फिर पढ़ने के लिए समय ही नहीं बच रहा है, या थक जा रहे हैं ज़्यादा, ऐसा भी होता है। मन नहीं लग रहा है, एक जगह से फिर दूसरी जगह स्विच करना, एकदम आके ही पढ़ने बैठ जाए, है ना। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो बच्चा फेस करता है। कॉन्सिक्वेंटली ये हो जाता है कि उसके मार्क्स कम आ जाते हैं, दे आर लेस लाइकली टू कंप्लीट देयर डिग्रीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या फिर दे कंप्लीट देयर डिग्रीज़ वेरी लेट, डिलेड कंप्लीशन, बहुत सारे बैकलॉग्स लग गए, टाइम नहीं दे पाए, टाइम नहीं मिल पाया, या एक दो बैकलॉग था, पार्ट टाइम जॉब शुरू किया, बैकलॉग नहीं निकला, पाइल अप होता चला गया, ये एक प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से क्या होता है, एकेडमिक्स बिगड़ जाता है।
अब बात करते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज़ की। रीजनल डिस्पैरिटीज़ मतलब होता है जैसे कि रायपुर में जो रहने खाने का खर्चा है वो पुणे से कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रायपुर पुणे से छोटा है। रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ और वो पुणे जितना बड़ा नहीं है। एंड यू ऑल नो पुणे इज़ एन IT हब और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस वजह से पुणे इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अब जो बच्चे रायपुर में पढ़ रहे हैं उनके रहने खाने बुक्स का खर्चा कंपैरेटिवली पुणे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कम होता है। ये डिफरेंस है। तो इसे बोलते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज़। रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस ये डिफ़र करता है। कहीं पे ये ज़्यादा होता है, कहीं पे ये कम होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, अफोर्डेबिलिटी। सो ये हो गया आपका रीजनल डिस्पैरिटीज़। रीजनल डिस्पैरिटीज़ के बाद आते हैं हम फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि फाइनेंशियली दे आर नॉट एजुकेटेड। इनफैक्ट कुछ तो मैं नहीं बोलूँगी, बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है इवन व्हेन दे आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास और दे आर फ्रॉम विलेजेस और एनीथिंग, इफ़ they have some shortage of money, if they are facing some shortage of money, they even don't think about gaining some financial knowledge. ये सबसे बड़ी परेशानी है स्टूडेंट्स की, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो हमारा स्कूल नहीं देता हमको, है ना, हमारा कॉलेज भी नहीं देता। तो फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो आपको एक तो अपना कॉमन सेंस लगाना होता है। जैसे कि सबसे पहले आप कहीं भी स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़, जैसे अपनी पढ़ाई शुरू की, जैसे अभी मैं इस फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ कि किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए कि शुरू किया कॉलेज में पढ़ाई करना, वो गया उस जगह में, तो सबसे पहले उसे बजट बनाना चाहिए। बजट अगर आप नहीं बनाएंगे देन यू विल एंड अप spending a lot of money without thinking। कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए, इसकी आपको पूरा एक इसका आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा और बजट डिसाइड करना पड़ेगा कि बुक्स के लिए कितने पैसे, फीस में कितने जाएंगे, खाने में कितने जाएंगे, रेंट कितना लगेगा, ड्रेस में कितना जाएगा। पूरा एक बजट तैयार करिए एंड स्टिक टू इट। उस बजट को फॉलो करिए। ये नहीं कि सुपरमार्केट जा रहे हैं और अनवांटेड चीज़ें खरीद कर ले आ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते, वो मनमानी कर लेते हैं आराम से, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो स्पेशली उनके लिए ये है कि जब शॉपिंग करने जाएं या चीज़ें लेने जाएं तो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनमें पैसे खर्च आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इनफैक्ट आपको अपने बजट के बाहर जाना ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये आती है कि अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ है, आपके पेरेंट्स के ऊपर या आपके ऊपर जो भी है, तो सबसे पहले उस कर्ज़ को उतारने की कोशिश करिए। अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं अपने एजुकेशन के लिए, तो उसमें से पैसे सेव करके उस डेट को क्लियर करिए। दिस इज़ अ यू कैन से गुड, फाइनेंस की तरफ से ये एक अच्छी चीज़ होती है। आपका डेट भी चल रहा है, फिर एक और डेट आ जाएगा किसी वजह से, तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो इस तरह से ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये होता है कि कभी भी शो ऑफ करने के लिए आप चीज़ें ना खरीदें। स्पेशली मैं बोलूँगी बच्चे आजकल आईफोन के पीछे बहुत पागल हैं। इट्स लाइक एन स्टेटस सिंबल। इट्स लाइक अ स्टेटस सिंबल। तो स्टेटस सिंबल तो उनके लिए हुआ ना जो अपने पैसे कमा रहे हैं और इतने कमा रहे हैं कि वो उस फ़ोन को अफोर्ड कर सकें। अब स्टूडेंट अगर लेगा तो वो किस पे लेगा? EMI पे। EMI पे लेने के बाद तो भैया ऐसा हो जाएगा कि आप EMI भी पटा रहे हो, फीस भी पटा रहे हो, बुक्स का भी अलग खर्चा है, आपके रहने का भी अलग खर्चा है और आप दिखावा भी कर रहे हो। ये तो गलत बात है।
और ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। और अगर मान लो EMI अगर पूरा पटा नहीं उस फ़ोन का, और आप तो स्टूडेंट हैं, आप तो कोई एडल्ट नहीं है ना, आपका एज भी कम है, EMI पटने से पहले अगर आपका फ़ोन गुम जाता है, खुदा ना खास्ता, तब क्या होगा आप ये सोचिए। जो पैसे हैं वो तो गई, प्लस EMI भरना पड़ रहा है, और इसके लिए आपके पेरेंट्स आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और अगर भगवान स्वयं साक्षात प्रकट भी हो जाएं तो भी आपको अपने पापा से कोई नहीं बचा सकता, ये तो गारंटी है मेरी, लिख के ले लो। तो ये शो ऑफ तो करना ही नहीं है पैसों का। आप एक रूल अपना सकते हैं, 50-30-20 रूल। इसका ये मतलब होता है कि आपको जो पैसे मिल रहे हैं उसका 50% अपने बेसिक नीड्स पे खर्चा कीजिए, फिर 30% आपके डिज़ायर्स पे खर्चा कीजिए। डिज़ायर्स पे खर्च कीजिए मतलब क्या होता है, जो आपकी पसंद है, जैसे कुछ भी ले लीजिए। जैसे अगर लड़की हैं, जैसे मैं एक लड़की हूँ तो मैं लड़कियों के बारे में बोल सकती हूँ, उनके शौक़ के बारे में बोल सकती हूँ। जैसे ब्रेसलेट हुआ तो आप ब्रेसलेट ख़रीद लीजिए या कुछ भी, बट उसका जो बजट है वो 30% रखिए जो आपको मिल रहा है उसका, और 20% जो है वो आप सेव करिए। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। लाइक आपको घर से 10,000 मिलते हैं, 10,000 में 5,000 जो है आपका बेसिक नीड्स में जाएगा, दैट इज़ 50% ऑफ 10,000। फिर 30% ऑफ 10,000 हो गया 3,000, जो कि आपकी पसंद, जो भी आपकी चॉइसेस से है वो आप खरीदोगे। 20% जो है वो आपका जाएगा सेविंग्स अकाउंट पे, सेव करोगे आप। तो इस तरह से आपकी इनकम चाहे कुछ भी हो, मैं इनकम तो नहीं बोलूँगी, इनकम शब्द स्टूडेंट्स के लिए गलत है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं या आपको घर से पैसे मिल रहे हैं तो उसको भी आप 50-30-20 में डिवाइड कर लें और उसके बाद उसको स्पेंड करें। फिर स्टूडेंट्स जो हैं लोन ले लेते हैं, एजुकेशन लोन लेना सही है, बुराई नहीं है इसमें, बट प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म होता है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है एक हाई पेइंग जॉब पाने का, जो कि हो सकता है उनको ना मिले, और अगर वो जॉब नहीं मिली तो फिर लोन रीपे करने का जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसके लिए भी बच्चे बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं, एंड समटाइम्स दे एंड अप विथ एंजाइटी एंड डिप्रेशन टू। तो ये ना करें, हमेशा लोन लेने के समय अपने माइंड को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बना लें और फ्यूचर के बारे में पूरी तरह क्लियर हो जाए कि एक तो मुझे नौकरी पाना ही है, हाई पेइंग जॉब, प्लस अगर जॉब नहीं मिलती है तो क्या करना है जिससे कि लोन रीपे हो जाए, इस बारे में भी आपको सोचना है। माने टेंशन लेके नहीं, बट बोलते हैं ना कि प्रिपेयर हो जाओ, तो उस तरह से आप प्रिपेयर हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड share this video as much as possible, and thank you so much. Keep watching my channel Know Your Child. Thank you.